अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लैब नंबर 11 और इस लैब में हम एक न्यू टूल को एक्सप्लोर करेंगे बेसिकली, जिसका नाम है वायरशार्क। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है टूल, हमने ये देखना है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे। अब तक जितनी हम लैब करते हैं वो प्योरली जो थी हमारी, कहना चाहिए कि पैकेट ट्रेसर बेस्ड थी और हमने कोई और टूल यूज़ नहीं किया था। ठीक है, तो वो नेटवर्किंग रिलेटेड थी, ये थोड़ा सा नेटवर्किंग को एनालाइज करने से रिलेटेड लैब है। तो वायरशार्क एक टूल है हमारे पास जो हमें क्या क्या फीचर देता है। पैकेट एनालाइजर है, ठीक है। सबसे पहली बात तो है पैकेट एनालाइजर है। पैकेट एनालाइजर से मुराद ये है कि मैंने इससे पहले जितनी लैब करी उसमें जो भी पैकेट सेंड करता था, भले से पिंग करके करूं, भले से टीसीपी आईपी से करूं, किसी भी प्रोटोकॉल से जब मैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता हूं तो एक्चुअली पैकेट की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो वायरशार्क का काम क्या है कि अगर आपके सिस्टम पे वायरशार्क रन हो रहा है तो आप उस पैकेट को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ हद तक एनालाइज कर सकते हैं, अ, और कुछ चीज़ें एनालाइज नहीं कर सकते, वो अभी हम आगे चल के देखेंगे। तो इट इज़ अ पैकेट एनालाइजर। आप पैकेट को इसमें एनालाइज कर सकते हैं जो भी सेंड हो रहा है या रिसीव हो रहा है। A network packet analyzer will try to capture network packets and try to display the packets data as डिटेल एज पॉसिबल। ठीक है, जितना हो सकेगा ये डिस्क्राइब करेगा क्योंकि इट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर ये आपको डेटा कम्प्लीटली ही डिस्प्ले करा देगा तो फिर तो ये हैकिंग टूल बन जाएगा। तो इसको कुछ लिमिटेशंस रखी गई हैं, कुछ मैंने जब इसे ट्राई किया तो फाइंड आउट भी किए हैं, कुछ आपसे शेयर करूँगा अभी जब डेमो दूंगा। तो ये नेटवर्क पे आने वाली ट्रैफ़िक को कैप्चर कर लेता है और उसमें से आपको बहुत सी डिटेल्स बता देता है जो आपके काम आ सकती हैं नेटवर्क प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आइडिया ये नेटवर्किंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए एनालाइज़ करके। अच्छा, फर्दर क्या कह रहे हैं, यू कुड थिंक ऑफ अ नेटवर्क पैकेट एनालाइज़र एज़ अ मेजरिंग डिवाइस यूज्ड टू एग्जामिन व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड अ नेटवर्क केबल जस्ट लाइक। अच्छा, ये सिर्फ एक एनालॉजी दी हुई है कि जिस तरह वोल्ट मीटर बताता है कि वायर में करंट कितना है, तो इस तरह वायर शार्क भी आपको बताता है नेटवर्क में ट्रैफिक वगैरह क्या है या क्या चेंजेस है। ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब है कि फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, तो कोई लाइसेंसिंग वगैरह के आपको इशू नहीं होंगे। मुझे भी मैंने फेस नहीं किए, इंस्टॉलेशन स्मूथ हो गई थी। ठीक है, तो आप लोग इसकी इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा, डाउनलोड गूगल पे कीजिएगा, वायरशार्क लिखिएगा, पहले ही लिंक आएगा इसका, आप उससे जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कोई स्पेसिफिक लिंक नहीं है और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जस्ट गूगल। किस किस काम आ जाता है ये, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से यूज़ करते हैं, ट्रबल शूट्स नेटवर्क प्रॉब्लम, ज़्यादातर यही काम होता है। सिक्योरिटी इंजीनियर यूज इट टू एग्जामिन सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, वही वाली बात है कि सिस्टम में लूप होल्स हैं कि नहीं है, कुछ चीज़ों को वो ट्रांसपेरेंसी में देख सकते हैं क्योंकि एनालाइज करके आपको बहुत सारी डिटेल दे रहा होता है। QA इंजीनियर यूज इट टू वेरीफाई नेटवर्क एप्लीकेशन। नेटवर्क एप्लीकेशन क्या होती है, कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसमें नेटवर्किंग इन्वॉल्व होती है, तो क्वालिटी इंजीनियर भी सॉर्ट ऑफ वही काम है, वो उसकी रूबस्टनेस चेक करता है कि सॉफ्टवेयर जो है नेटवर्क पर सही काम कर रहा है या नहीं। और डेवलपर यूज इट टू डिबग प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन, और डेवलपर पहले क्यूए इंजीनियर से पहले ये काम कर लेता है अगर उसने कोई प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट किया। ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन है, आजकल डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही नहीं होती। फिर चाहे वो आपके व्हाट्सएप से लेकर, मैसेंजर से लेकर, आपके फेसबुक से लेकर यूट्यूब, हर चीज़ जो है नेटवर्क बेस्ड ऐप है, यानी उसने डेटा इंटरनेट से एक्सचेंज करना ही करना है। तो जब एक्सचेंज करना है तो जब वो एप्लीकेशन बनाई जा रही होती है तो डेवलपर, जाहिर सी बात है, उसमें प्रोटोकॉल की इम्प्लीमेंटेशन करेगा, स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट करेगा, तो ही पॉसिबल है कि वो नेटवर्क चैनल यूज़ कर सके। तो डेवलपर वायरशार्क को यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल की इम्प्लीमेंटेशन को टेस्ट करने के लिए, और हम यूज़ कर रहे हैं इसे बेसिकली लर्निंग के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए भी है ये। ठीक है, इसीलिए फ्री भी है। अच्छा, फीचर्स क्या हैं, लाइव ट्रैफिक कैप्चर करता है, ये भी हम करके देख लेंगे।
वायर्ड और वायरलेस दोनों पे कैप्चर कर लेगा। बात वही है, दोनों इंटरनेट ही है। जब तक उस पे समझ लें कि आप आईपी है तो वो एक इंटरनेट डिवाइस है, और इंटरनेट डिवाइस है तो उसकी कैप्चर कर लेता है ट्रैफिक। पैकेट डिस्प्ले करेगा डिटेल में, कितनी डिटेल ये देख लेते हैं। और ये कुछ थर्ड पार्टी टूल्स के नाम है जिसकी बेस पे ये काम करता है। तो आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे वायरशेयर की तो ये ऑप्शन आता है कि आप ये इनमें से कोई टूल इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप उसे सिंपली गो कर देंगे या ओके कर देंगे, तो इन टूल्स को भी इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, और डिपेंडेंसीज हैं यूँ कह सकते हैं। बाकी फ़िल्टरिंग का फ़ीचर भी है। डेफ़िनेटली बहुत सारे पैकेट्स मौजूद हैं, तो आप उसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं कि आप किस पर्टिकुलर पैकेट को एनालाइज़ करना चाहते हैं, और ये भी हम अभी फ़ीचर को देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें इतनी थ्योरी नहीं है, बस एक टूल का इंट्रोडक्शन है। तो मैं आपको टूल डायरेक्ट जो है रन करके दिखा देता हूँ कि टूल कैसे काम करता है। ठीक है, टूल जब तक रन होता है, और कुछ नहीं है, बस ये डिटेल बताई हुई है कि सबसे ऊपर तो मेन्यू ही होता है, फिर मेन टूल बार है, फिर फ़िल्टर, ठीक है, और उसके नीचे पैकेट्स सारे के सारे आ रहे होते हैं, जो भी आपके पैकेट इस वक़्त सेंड या रिसीव हो रहे हैं। फिर किसी पर्टिकुलर पैकेट को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो नीचे पैकेट डिटेल में उसकी डिटेल आना शुरू हो जाती है। और फिर सबसे नीचे जो आ रहा होता है पैकेट का बाइट्स आ रहे होते हैं, जो कि इनक्रिप्टेड होते हैं, ठीक है? तो वो आप के लिए किसी काम के नहीं है, वो आपके लिए सॉर्ट ऑफ रॉ डेटा लगेगा। और नीचे स्टेटस बार है जिसमें नेटवर्क की स्पीड वगैरह आई थिंक आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है आप किस चीज़ का नेट डेटा एनालाइज़ करना चाहते हैं। शुरू होते ही मैंने कहा कि वाई-फाई है मेरे पास, ये चीज़ें इसने डिटेक्ट की हैं मेरे सिस्टम पे। मैंने सेलेक्ट कर लिया है वाई-फाई। तो अब इसमें देखें ऑटोमेटिकली जो है काफ़ी सारे पैकेट जो हैं ट्रांसफ़र हो रहे हैं मेरे वाई-फाई से, ठीक? अब मैं कैसे एनालाइज़ करूँ कि मैं किस पर्टिकुलर पैकेज को जो है देखना चाहता हूँ। तो इनमें से मैं किसी को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, से मैंने ये पिक कर लिया। इस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे वाई-फाई पे ये बहुत सारे पैकेट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं इससे कुछ यूज़फुल डिडक्ट नहीं कर पा रहा कि मैं क्या करूँ? तो एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स आपको बता देता हूँ मैं। फ़िल्टर में अगर आप देखें तो से मैं इसको कह सकता हूँ कि सिर्फ़ टीसीपी पैकेट्स, अगर मैं सिर्फ़ टीसीपी कर दूँगा तो आप देखेंगे ये सिर्फ़ मुझे टीसीपी पैकेट्स दिखाना शुरू कर देगा। अभी देखें आप प्रोटोकॉल में यूडीपी लिखा आ रहा है और भी कुछ नाम आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने टीसीपी लिख के फ़िल्टर करना है, तो इसने मुझे सिर्फ़ टीसीपी लेवल वाले प्रोटोकॉल दिखाना शुरू कर देने, जो टीसीपी बेस्ड हैं। अब इस तरीके से फ़िल्टर काम कर रहा है। या हो सकता है मैं और फ़िल्टर को स्पेशलाइज़ कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? टीसीपी डॉट, मैं कह सकता हूँ कि टीसीपी की सिर्फ़ ये वाली पोर्ट पे जो आ रहे हैं, वो पैकेट बताओ। इस केस में तो कोई भी नहीं है, मुझे पता है इस पोर्ट पे, तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है? इस पर्टिकुलर टीसीपी पोर्ट का ट्रैफ़िक मैंने बात की तो कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है? तो इसको मैं वापस फ़िल्टर को क्लियर कर देता हूँ। अब एक चीज़ अगर वेरीफ़ाई करनी है तो चलिए मैं कर लेता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आईसीएमपी पैकेट। इस पैकेट को तो हम पहचानते हैं अच्छे से। ये पिंग के लिए यूज़ होता है, और ये पैकेट इस वक़्त कुछ भी कैप्चर नहीं कर रहा। ठीक है? सब मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, ये इस वक़्त कुछ भी कैप्चर नहीं कर रहा। तो इसको कुछ भी कैप्चर करवाने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, और सिंपली यहाँ से एक पिंग जनरेट कर लेता हूँ अपने लोकल नेटवर्क पे। 192.168.1. ये मेरे जो लोकल राउटर है उसका एड्रेस है, मैं अपने पीसी से उसे पिंग कर सकता हूँ। तो देखते हैं मैं इसे पिंग करता हूँ तो क्या ये वाई-फाई पे ये पैकेट डिटेक्ट करता है? तो आपके सामने देखें ये जो पैकेट मैंने सेंड किए हैं, इसने वहाँ पे डिटेक्ट किए हैं। और मैंने 4 पैकेट सेंड किए, इसने 8 डिटेक्ट किए। क्यों? क्योंकि 4 सेंडर की तरफ से हैं और 4 रिसीवर की तरफ से रिप्लाई जो आते हैं। अब आप अच्छे से फ़ैमिलियर हैं, रिप्लाई आते हैं। आप देख सकते हैं सोर्स है इधर 123, इधर 123 सोर्स है, 123 सोर्स है, 123 सोर्स है, जो इस वक़्त मेरे पीसी को मिला हुआ या वाई-फाई का जो मेरा आईपी एड्रेस है। इसने डेस्टिनेशन 1 को डॉट 11 को सेंड किया है। फिर रिप्लाई आया है किसकी तरफ से? उस केस में सोर्स 11 है, और मेरे पास 1.123
इसकी डेस्टिनेशन। और पैकेट टाइप देखें सिर्फ ICMP और ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में बता रहे सिर्फ इको या पिंग है, जितनी डिटेल ये दे सकता था इसने दे दी हमें, और कुछ नहीं। टाइम टू लाइव है आई थिंक, यही कहलाता है TTL, कितनी देर तक पैकेट लाइव रहा, ये सारे पैकेट्स मेरे पास आ गए। इसमें से चले मैं एक पैकेट को एनालाइज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से पिक किया तो उसकी डिटेल्स नीचे आने लगी। डिटेल में अगर चेक करना चाहें तो क्या क्या डिटेल हमारे पास, फ्रेम लेवल पे डिटेल हैं, ICMP की डिटेल हैं। हम ICMP यानी प्रोटोकॉल लेवल पे बात कर लेते हैं, यानी लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर डिटेल देखना चाहें तो क्या क्या डिटेल है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही हमें बता रहा है कि टाइप 8 है भाई प्रोटोकॉल, जिसको इको या पिंग रिक्वेस्ट कहा जाता है। टाइप्स होती हैं प्रोटोकॉल की, तो इसने बता दी ये वाला है। कोड 0 है, चेकसम बता रहा है, और कुछ डिटेल है। और फिर फर्दर ये डेटा में क्या कह रहा है, ये डेटा है, ठीक है। और ये डेटा में मेरे लिए अभी फ़िलहाल मीनिंगलेस है, क्योंकि मैं इसे कुछ भी रीड नहीं कर पा रहा। देन मैं लेयर 4 की बात करूँ इंटरनेट प्रोटोकॉल की, तो इधर मुझे क्या क्या डिटेल्स मिलती हैं। इधर वैसे तो ये डिटेल आपको यहाँ सामने ही नज़र आ रही है, कि ये बता रहा है कि सोर्स का IP एड्रेस ये है और डेस्टिनेशन जो है इसकी ये है। यानी अगर ये पैकेट मैंने बीच में कहीं कैप्चर कर लिया नेटवर्क पे, तो मुझे पता लग जाएगा किसने भेजा है और किसको भेजा है, ये डिटेल पता लग गई। फर्दर ये बता रहा है IP का वर्जन 4 है, हेडर की लेंथ ये है, टोटल लेंथ ये है, फ्लैग, फ्रेगमेंट ऑफसेट, टाइम टू लाइव, ठीक है। टाइम टू लाइव ये लिखा हुआ रहा था ना 128, ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन ये इसके अंदर भी मौजूद है, तो इसीलिए पता लग गई। प्रोटोकॉल का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है कि ये, अब ये देखिए नेटवर्क लेयर पे प्रोटोकॉल का नेम लिखा हुआ है कि ऊपर ट्रांसपोर्ट पे जाके कौन सा प्रोटोकॉल बनेगा, तो ये बताया जा रहा है कि ये जो बनेगा भाई ये ICMP बनेगा, यानी ये ICMP पैकेट है। और फर्दर एंड में भी क्लियरली सोर्स और डेस्टिनेशन लिखे हुए हैं। ये रही सोर्स, ये रही डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई कि सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है, टाइम टू लाइफ क्या है, टोटल लेंथ और इस तरह की चीज़ें मुझे इसमें मिल रही हैं, ठीक है। अभी तो हम अंदाज़ा नहीं कर पा रहे कि इसमें से क्या हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन बात वही है कि जो टेक्निकल पर्सन होगा या जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको वो इस चीज़ अभी हमारे लिए ये इररेलेवेंट सी इन्फॉर्मेशन लग रही है, लेकिन उसके लिए हो सकता है इसमें से कोई चीज़ रेलेवेंट हो या सबकी सब चीज़ें जो हो उसके काम की हों, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो उसका क्वेश्चन क्या है, वो क्या चीज़ ढूँढ रहा है, तो उसका हो सकता है होपफुली इसमें वो आंसर मौजूद हो। लेकिन हम इन जनरल देख रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। देन फर्दर अगर मैं ले और नीचे जाऊँ, नेटवर्क से नीचे लेयर पे बात करूँ, तो ईथरनेट लेयर पे देखिए मैक एड्रेसेस भी आ रहे हैं। ये कह रहा है कि भाई आपके जो है सोर्स का मैक एड्रेस ये है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ये है। देन फ्रेम लेवल पे यानी हार्डवेयर लेवल पे चला जाऊँ, बिल्कुल फिजिकल लेयर पे, तो और मज़ीद फिजिकल लेवल की डिटेल दे रहे हैं। ये 4 लेयर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है मुझे। सबसे नीचे फिजिकल, उसके ऊपर आपकी कौन-सी होती है स्विच वाली लेयर, क्या होती है डेटा लिंक लेयर, और फिर उसके ऊपर नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। इन 4 लेयर्स से ये रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और ऊपर की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ऊपर तो डिपेंड करता है एप्लीकेशन प्रेज़ेंटेशन पर, तो उनकी डिटेल इस पे नहीं है। ठीक है, लेकिन इस पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं हमें कि ICMP एंड सो ऑन, सो ऑन, सो ऑन, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे मैं लूँगा एक पॉज़, या पॉज़ क्या लेने की ज़रूरत है, एक एग्ज़ाम्पल और करा देता हूँ, फिर वापस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे चलेंगे, ठीक है। और ये सारे कंटेंट्स हैं इसके जो अभी हमारे लिए किसी काम के नहीं है। एक काम मैं और कर सकता हूँ कि मैं आपको एक और प्रोटोकॉल रन करके दिखा सकता हूँ। ये तो मैंने सिर्फ़ पिंग की है जो कि ICMP टाइप था। मेरे पास एक टूल है जिससे मैं एक TCP या UDP पैकेट भी सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा-सा और आपको टूल को समझाने के लिए कि टूल कैसे काम करता है, ठीक। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा टूल है, जैसे वो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर, ठीक है, और पर्टिकुलर पोर्ट भी मैं सेट कर सकता हूँ, उस पे TCP, UDP और SSL के पैकेट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये वाला नहीं चाहिए, और मैं कर देता हूँ TCP, ठीक है। और मैंने पोर्ट नंबर क्या बताया कि मुझे अगर मैं ये TCP के तो बहुत सारे पैकेट चल रहे हैं, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर पोर्ट के ही कैप्चर हों, तो सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्ट के कैप्चर करने में। तो अभी देखें TCP बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इसे ओके करना है,
तो कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोर्ट का भी कोई डेटा सेंड नहीं हो रहा, वो किसी और पोर्ट्स पे चल रहे हैं। तो मैंने यहाँ से एक पैकेट सेंड किया, ठीक है, तो आपने देखा कि बैकग्राउंड में कुछ पैकेट्स आ गए। तो इसमें भी वही है, देखें सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट दोनों लिखी हुई है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने इसको फर्दर एक्सप्लोर किया तो इसमें क्या क्या मुझे पता लग रहा है, फ्लैग ऑफसेट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें, लेकिन इसमें आपने देखे मेरे पास कोई डेटा की फील्ड नहीं है, ठीक है। अभी प्रीवियसली जब हमने देखा था यहाँ पे डेटा आ रहा था, लेकिन इसमें डेटा नहीं आ रहा क्योंकि डेटा इनक्रिप्टेड है, ठीक है। और नॉर्मली जो मैंने जितना इसको एक्सप्लोर किया है, इसमें कहीं पे भी आप कंटेंट्स नहीं देख सकते, ठीक है, यानी पैकेट तो आप एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट अगर इनक्रिप्टेड हैं तो आपको नहीं दिखाई देंगे, प्लेन होंगे। इनक्रिप्शन वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है इनमें इम्प्लीमेंट हुई भी, तो इसमें कहीं पे भी कंटेंट्स नहीं है, और अगर है भी तो वो स्क्रैम्बल्ड हैं, ज़ाहिर सी बात है, इनक्रिप्टेड हैं, आपके किसी काम के नहीं है। तो ये मैंने एक आपको इस पर्टिकुलर पोर्ट पे टीसीपी का पैकेट भेज के बता दिया। मैं चाहूँ तो इधर यूडीपी भी कर सकता हूँ। अगर यूडीपी कर दूंगा इस पर्टिकुलर पोर्ट पे, या पोर्ट नंबर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से फ़िल्टर को मैं अपडेट कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ यूडीपी और पोर्ट, और किस पर्टिकुलर पोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पोर्ट नंबर मैंने क्या लिखा है 17889। तो चेक कर लेते हैं, 17889 पे मैंने यूडीपी लगाया, फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। सेंड करके देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास यूडीपी पैकेट भी आ गया, ठीक है। तो पिंग करके मैंने आपको दिखा दिया, टीसीपी और यूडीपी भी करके बता दिया। अच्छा, इसमें हुआ क्या है कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल हो गई है, ठीक है, इसलिए आईसीएमपी का रिप्लाई आया है कि भाई आप इस पैकेट पे जो है नहीं पहुंच सके, आपने जो भेजा था वो रिसीव नहीं हुआ क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन इसको रिसीव नहीं कर रही थी, ठीक। तो इस तरीके से आप किसी भी पैकेट को एनालाइज कर सकते हैं। ये सारी देखें, इसमें देखें डेटा की फील्ड भी आ रही है, डेटा भी आ रहा है, लेकिन डेटा इसमें प्लेन टेक्स्ट ही आ रहा है आई थिंक, और ये हेक्स में है, ठीक है, डिकोड कर सकते हैं, ये इनक्रिप्टेड नहीं है। डेटा टीसीपी में नहीं आ रहा था, लेकिन ये यूडीपी में डेटा और बिल्कुल सही है। 48 जो है मेरे ख्याल से हेक्स में एच का ही कोड होता है, एच। आप इसको अगर डिकोड करूँ मैं हेक्स से, या इसको कॉपी करके हम देख लेते हैं, एज आस्की, शो बाइट एज हेक्साडेसिमल, एज आस्की अगर मैं करूँ, डिस्प्ले कराने का ऑप्शन होता है शो पैकेट बाइट्स, ये देखिए इसने डिटेक्ट कर लिया डेटा क्या है मेरे पास, एज आस्की सेलेक्ट हुआ है नीचे, तो इसने मुझे बता दिया कि हेलो वंशा। अच्छा, वाइट शार्क है, मैंने विन शार्क लिख दिया, कोई इशू नहीं है। हाँ, खैर जो मैंने भेजा था वही मुझे रिसीव हुआ। तो डेटा अगर वही वाली बात है इनक्रिप्टेड नहीं है तो मैं उसे एनालाइज कर सकता हूँ, लेकिन इनक्रिप्टेड है तो फिर उसे एनालाइज करना पॉसिबल नहीं होगा, सही। तो ये था सिंपल से टूल, आप इससे किसी भी किस्म का पैकेट एनालाइज कर सकते हैं जो भी आपकी नेटवर्क लाइन पर आ रहा है, फिर चाहे वो ईथरनेट पे हो, फिर चाहे वो वाईफाई पे हो, डजेंट मैटर। आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला काम ये है कि अभी तो ये सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, आप इसमें से जा सकते हैं कैप्चर में। अच्छा, कैप्चर को मैं कर देता हूँ फिलहाल स्टॉप, ठीक है। अब कैप्चर में जाकर ऑप्शन से मैं दोबारा से सेलेक्ट कर सकता हूँ चाहूँ तो, कि ये मेरे पास 4 मीडियम है, इसमें से मैं हो सकता है कि मैं ईथरनेट 2 सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, वाईफाई सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा, कुछ भी सेलेक्ट नहीं करता, सिर्फ ईथरनेट 2 का कनेक्शन सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये वही स्क्रीन जो शुरू में आई थी, कहने कंटिन्यू विदाउट सेविंग, फिलहाल मैं कहता हूँ कंटिन्यू विदाउट सेविंग। तो ईथरनेट पे कह रहा है ये पैकेट आपके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या पैकेट आ रहे हैं देख लेता हूँ, कि भाई शो पैकेट बाइट्स, ठीक है, ये मुझे अनरीडेबल है मेरे लिए, पता नहीं कौन सा डेटा मेरे बैकग्राउंड में जो है इथरनेट पैकेट पे भेजा जा रहा है, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से यूडीपी का डेटा देख सकते हैं और टीसीपी का नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है,
तो उसमें हैंड शेकिंग और बहुत सारे नेगोशिएशन है आई थिंक, इसीलिए वो ज़्यादा सिक्योर रहता है। और यूडीपी में प्लेन टेक्स्ट डेटा ही होता है नॉर्मली, तो डेटा की इन्फॉर्मेशन ऐसे ही आपके पैकेट के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, स्टॉप करना हो आप ऐसे स्टॉप कर सकते हैं, रीस्टार्ट करना हो तो स्टार्ट कैप्चरिंग भी यहाँ से दोबारा से कर सकते हैं। तो आपका टास्क इसमें लैब में गालमन यही है कि आपको इस टूल को ही एक्सप्लोर करना है। तो मैं मज़ीद टूल पे बात नहीं करता, बेसिक्स मैंने आपको बता दी हैं। ठीक, तो और क्या है हमारे पास इसमें, लैब मैनुअल में देख लेते हैं। टूल के इतनी ही इंट्रो था। ठीक है, ये सब बातें मैंने आपको बता दी। कैप्चरिंग के इसमें ऑप्शंस बताए हुए, कैसे कैप्चर करना है। सही है, प्रोटोकॉल का एनालाइज करने वाली विंडो भी मैंने आपको बता दी, डिटेल की विंडो भी मैंने आपको बता दी क्या कर रही है। तो इसमें ईच एंड एवरी स्टेप्स जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे करना है, जो हमने अभी अभी कर लिया। अच्छा, ये फ्लो ग्राफ भी बता देता है कि ट्रैफिक का जो ग्राफ प्लॉट कर देगा आपको एक तरीके से। और ये सिंपल लिखा हुआ है टीसीपी प्लॉट्स एंड फ्लो ग्राफ्स जो हैं आपको कैसे होते हैं, इसमें स्टेप्स गिवन थे। आई थिंक कहाँ से आता है ये फ्लो ग्राफ, आप सेलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, आई थिंक इसमें जो है ग्राफ्स मौजूद है। तो मैं देख लेता हूँ स्टैटिस्टिक में, ये रही। ठीक है, स्टैटिस्टिक में फ्लो ग्राफ आप किसी भी पर्टिकुलर कनेक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लो ग्राफ्स का फीचर भी मौजूद है। अगर मैं इसे इस पर्टिकुलर को रीस्टार्ट कर देता हूँ और किसी भी रैंडम पैकेट को पिक कर लेता हूँ, देखते हैं इस पर क्या आता है, स्टैटिस्टिक एंड फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो इसमें आप ये देख रहे हैं प्रॉपर हैंड शेकिंग वगैरह दिखाई दे रही है कि उसने एक्नॉलेज किया और उसने ये सेंड किया, इतनी लेंथ का सेंड किया, और ये सब डिटेल्स जो है यहाँ पे आ रही हैं ग्राफिकल मैनर में। ठीक है, किस आईपी से कहाँ पर जा रहा है और फिर क्या क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, और एरोज ये बता रहे हैं किस तरफ से रिस्पॉन्स आया और किस तरफ से रिप्लाई गया। ठीक है, और ये सब डिटेल इसमें आ रही है। तो वही वाली बात है कि एक टूल है, जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे उतने आपको इसके कहना चाहिए कि एप्लीकेशंस पता चलती जाएंगी। अच्छा, तो देन हमारे पास क्या है कि ये हो गया फ्लो ग्राफ। अच्छा, थोड़े से थेरिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन मीटिंग का टाइम ऑलमोस्ट अप हो गया मेरे पास, तो मैं इसको मीटिंग को स्टॉप करता हूँ और हम रीजॉइन करते हैं इन 5 मिनट्स। ठीक है, अभी क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले हमने वायर शार्क टूल को एक्सप्लोर किया, उसके कुछ फीचर्स वगैरह चेक किए हैं कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर पैकेट को एनालाइज कर सकते हैं, फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फ़िल्टर में और मज़ीद डिटेल है, आप फ़िल्टर्स को एक्सप्लोर कीजिएगा कि आप कितनी डिटेल्स में फ़िल्टर बना सकते हैं। कुछ फ़िल्टर्स में ऑलरेडी बने हैं, मेरे ख्याल से कस्टम फ़िल्टर्स का ऑप्शन भी है। तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिएगा कि आप किस हद तक फ़िल्टर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं या फ़िल्टर्स बना सकते हैं पैकेट को एनालाइज करने के लिए। क्योंकि आपके पास जो पॉपुलेशन की सूरत में पैकेट्स आ रहे होते हैं जो आपके नेटवर्क पे चल रहे हैं, लेकिन आपको वो उस पैकेट को ढूंढना हो जिस पर्टिकुलर पैकेट की आपको तलाश है, जिसे एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो आपको हमेशा फ़िल्टर यूज़ करने पड़ते हैं। तो फ़िल्टर पे थोड़ा एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आप फ़िल्टर को समझ जाएँ। ठीक है, फ़िल्टर वही है, डॉट लगा के आप बता देते हैं कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, डॉट टीसीपी आईपी में पोर्ट ये है, डॉट इसका इक्विवेलेंट ये एंड सो ऑन। इस तरीके से आप उसे डॉट से एक्सटेंड करके बता सकते हैं। ठीक, तो ये हमने बात की ब्रेक से पहले। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब तक तो ये ऑब्वियस है कि आप लोगों को आइडिया होगा कि मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस बेसिकली हर उस डिवाइस का होता है जो नेटवर्क से या इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है।
ठीक है। और एक्चुअली मैक एड्रेस आपके पीसी का नहीं होता। इन अगर टू बी मोर स्पेसिफिक कहा जाए तो उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होता है जो आपके पीसी में एम्बेड हुआ हो या मॉड्यूल की सूरत में लगा हो। ठीक है, पहले पीसीज में तो मॉड्यूल्स आते थे नेटवर्क कार्ड के, आप उसमें लगाते थे और फिर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी आ जाती थी। ठीक है, लेकिन आजकल जैसे अब लैपटॉप की बात करें तो इसमें तो एम्बेड हुआ होता है आपका एनआईसी या नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर जो होता है वो इस पर एम्बेड हुआ होता है। मैक एड्रेस या मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो होता है इसका वो एक 48 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है, और वो हर डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, तो 48 बिट का एड्रेस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 8 के पेयर में बना हुआ 8, 816, 824, 32, 32, 40 एंड देन 48। तो ये 48 का हेक्साडेसिमल में लिखा होता है नॉर्मली, और ये हर उस डिवाइस का होगा जो नेटवर्क पर मौजूद है। ये समझ लें आपका फिजिकल एड्रेस कहलाता है, फिजिकल एड्रेस ऑफ योर डिवाइस। ये आपके डिवाइस के साथ एम्बेड होकर आता है और हर डिवाइस का डिफरेंट होता है। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, फिर कह रहा हूँ नॉर्मली ये सबका डिफरेंट होता है। इसको आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं लाइक IMEI ऑफ योर मोबाइल फोन। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन में IMEI होता है, नेटवर्क पे डिवाइसेस में मैक एड्रेसेस होता है। फिर आप स्विच या सेकंड लेयर से ऊपर जाते हैं तो हर डिवाइस पे एक आईपी एड्रेस भी असाइन होता है। यानी अगर आप राउटर से डील कर रहे हैं तो आपको जो है आईपीस भी बता, वैसे तो स्विच लेयर पे भी आपको आईपीस कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं, लेकिन उस केस में आपके पास कोई गेटवे नहीं होता या इंटरनेट पे जाने का कोई तरीका नहीं होता। आप लोकल नेटवर्क पे ही रहेंगे अगर आपने राउटर यूज़ नहीं किया। तो आईपीस भी होती हैं मौजूद, हर पीसी की आईपी होना ज़रूरी है। ठीक है, स्विच बेसिकली आईपीस पे काम नहीं करता, लेकिन डेटा ट्रांसमिट जो है आईपी से आता है तो उसको एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू वो मैक में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उस पर डेटा सेंड करता है। ये हमने स्विच की जो लैब थी उसमें इस बात को हमने देखा था कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमेशा उसके पास जो है आती आईपी है, आईपी की बेस पे, लेकिन वो उस आईपी को रिजॉल्व करता है इनटू अ मैक एड्रेस और फिर डेटा ट्रांसमिशन मैक एड्रेस की बेस पे करता है। लेकिन स्विच ऊपर की लेयर पे जो कम्युनिकेशन है नेटवर्क लेयर पे वो आईपी की बेस पर ही होती है। ठीक है, तो आईपी क्या होता है ये भी आपको अभी तक पता लग चुका होगा। ये आपके पास 32 बिट का IP4 एड्रेस होता है। ठीक है, और ये नॉर्मली डेसिमल में ही लिखा जाता है। हमने आईपी की क्लास को एक्सप्लोर भी किया था एक लैब में, तो वो भी आप रिकॉल कर सकते हैं। टाइम टू लाइफ या टीटीएल आपने देखा था, पिंग मैंने जब की थी तो मैंने इसमें एम्फसाइज किया था, ये बेसिकली लाइफ स्पैन होता है पैकेट का ऑन अ नेटवर्क। ये वो टाइम जिसके बाद पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, उसके बाद उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पैकेट तो घूमते रहेंगे ट्रैफिक। तो अगर आप उसको कंसिडर करते रहेंगे तो दोबारा से कंसिडर होगा, दोबारा से सर्कुलेट करता रहेगा। तो इस बात को रोकने के लिए उसको डिस्कार्ड करने का एक टाइम रखा जाता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है टाइम टू लाइफ। पोर्ट नंबर्स की अगर बात की जाए तो पोर्ट नंबर का ताल्लुक होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर से, यानी नेटवर्क के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर। अब बात यह है कि मेरे पीसी पे एक ही आईपी एड्रेस है। ठीक है, एक ही आईपी एड्रेस है और मेरे पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो इंटरनेट से डील कर रही है। अगर इस वक्त की बात की जाए तो मेरे पास एक क्रोम भी खुला हुआ है जो मेरी आईपी एड्रेस को यूज़ करेगा, जूम भी खुला हुआ है जो मेरी आईपी एड्रेस को यूज़ कर रहा है, और वायर शार्क भी मेरी आईपी को यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आईपी को 3 अलग-अलग एप्लीकेशन एक वक़्त में यूज़ कर रही हैं। इनका डेटा आपस में मिक्स क्यों नहीं हो जाता? ऐसा हो सकता है ना कि और सिमिल्टेनियसली यूज़ कर रही हैं, मिक्स भी नहीं हो रहा डेटा, तो ऐसा क्यों पॉसिबल है कि तीनों के पास जो पोर्ट नंबर है वो डिफरेंट है? तीनों के पास जो पोर्ट नंबर है वो डिफरेंट है। ये तीनों डिफरेंट पोर्ट नंबर यूज़ कर रही हैं, इसीलिए पॉसिबल हुआ है कि एक आईपी के आगे डिफरेंट पोर्ट नंबर लगा देते हैं तो ओवरऑल एड्रेस जो है वो डिफरेंट बन जाता है। तो आईपी पोर्ट का कॉम्बिनेशन सबका यूनिक होता है और उसकी बेस पे इनका डेटा आपस में मिक्स नहीं होता, और जब सेंड करते हैं तो उसी पोर्ट नंबर के साथ और रिसीव करते हैं तब भी उसी पोर्ट नंबर के साथ। तो पोर्ट नंबर्स
जो है सिंगल आईपी के साथ आप अगर मल्टीपल एप्लीकेशन रन करना चाह रहे हैं तो हर एप्लीकेशन डिफरेंट पोर्ट नंबर यूज करती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें कि हर एप्लीकेशन डिफरेंट पोर्ट नंबर यूज करती है। ठीक है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, उसके पोर्ट नंबर भी कुछ फिक्स हैं। अगर आप एचटीटीपी क्या बल्कि आप इंटरनेट से ही ईमेल करते हैं तो उसका पोर्ट नंबर अलग होता है। आप फाइल ट्रांसफर करते हैं तो उसका प्रोटोकॉल अलग होता है। आप ब्राउजिंग करते हैं तो उसका प्रोटोकॉल अलग होता है। तो सबके पोर्ट नंबर उस लिहाज से कुछ के फिक्स हैं, स्टैंडर्डाइज हैं। तो हर काम के लिए आपके पास पोर्ट नंबर डिफरेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो सिंगल आईपी पे मल्टीपल पोर्ट नंबर होते हैं। पोर्ट नंबर या कभी कभी सॉकेट्स भी कह देते हैं इन्हें, लेकिन वो एक अलग बहस है। फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स जो है बिल्कुल आपके पास आ जाता है नेटवर्क लेयर पे। कह रहे हैं फ्रेगमेंटेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? बेसिकली पीसेस में डिवाइड कर देना। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन इज डन बाय द नेटवर्क लेयर व्हेन द मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा दैट कैन बी हेल्ड इन अ फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम तो है लो लेवल की डिटेल। ठीक है, फ्रेम है लो लेवल डिटेल, यानी जो फ्रेम होते हैं आपके मेरे ख्याल से स्विच लेयर पे ही काम कर रहे होते हैं। स्विच पे फ्रेम कहलाता है और फिर नीचे तो बिट्स होती हैं। तो ये करता क्या है कि अगर डेटा का साइज उस फ्रेम में जो हैंडल कर सकता है उससे बड़ा है, फ्रेम का साइज फिक्स है, तो ये सिंपली क्या करता है कि फ्रेगमेंटेशन कर देता है, ऊपर मौजूद डेटा को चंक्स में डिवाइड कर देता है और वन गो में नहीं भेजता। इट्स लाइक कि अगर आप को याद होगा एक ज़माना था कि आप एसएमएस सेंड करते थे और अगर डिस्क्रिप्टिव एसएमएस हो जाता था तो वो पीसेस में आता था, और आज भी ऐसा होता है कि कुछ एसएमएस आपके पीसेस में आते हैं। तो ये फ्रेगमेंटेशन है कि आप पूरा डेटा वन गो में अगर नहीं भेज सकते तो आप उसको डिवाइड कर दें इन चंक्स और फिर उसको बैक टू बैक इन एन ऑर्डर सेंड कर दें। ठीक है, तो ये कहलाता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, कि आप एक वक्त में कितना डेटा भेज सकते हैं। तो अगर डेटा उससे ज़्यादा है तो आप उसको डिवाइड कर देंगे, फ्रेगमेंटेशन कर देंगे और फिर उसको वन बाय वन करके आप सेंड करेंगे। ठीक है, द नेटवर्क लेयर डिवाइड्स द डेटाग्राम रिसीव फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर इनटू फ्रैगमेंट्स सो दैट डेटा फ्लो इज नॉट डिसरप्टेड। और इसमें क्या कह रहे हैं कि चूंकि 16 बिट्स हैं तो 2 टू द पावर 16 माइनस 1 मैक्सिमम आप इतना कर सकते हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ आईपी डेटाग्राम। बाकी ये आईपी का हेडर है, इसकी डिटेल में ना हमें जाना चाहिए ना जाना है, लेकिन इसमें बताया हुआ है कि हेड आईपी हेडर का मतलब ये है जो नेटवर्क लेयर पे आता है। हर हर लेयर पे जब आप आते जाते हैं तो यहाँ एक डायग्राम गिवन है, ये होता जाता है कि ऊपर से डेटा आया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना पैकेट हेडर लगा दिया, ये बताने के लिए कि यहाँ पे यूडीपी यूज कर रहे हैं या टीसीपी यूज कर रहे हैं या आईसीएमपी यूज कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन अटैच कर देता है। फिर नीचे इंटरनेट लेयर पे आता है तो इंटरनेट लेयर पे अपना एक और हेडर लगा देती है, जो ये हेडर ऊपर बताया हुआ आईपी लेयर का, इसमें ये अपनी डिटेल डाल देता है। इसमें क्या डिटेल होती है कि भाई आईपी वर्जन कौन सा है, हेडर की लेंथ क्या है, टोटल लेंथ, टाइम टू लाइव क्या है, और सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस एंड बहुत सारी डिटेल्स ये अपने पास से अटैच करता जाता है। तो ये सिर्फ आईपी ही नहीं बल्कि हर लेयर अटैच करती जाती है और फिर नीचे नेटवर्क लेयर पे फिर नेटवर्क लेयर का हेडर, एक नेटवर्क एक्सेस या जिसे मैक लेयर कह रहे हैं उस पर हेडर आते हैं। और इसी तरह आपने देखा होगा कि पूरी हायरार्की होती है, जब सेंड हो रहा होता है तो हेडर ऐड होते जाते हैं, जब रिसीविंग एंड पे जाता है तो वो हेडर एक एक करके डिटैच करते जाते हैं और इवेंचुअली उसमें से मेन डेटा जो होता है सबसे अंदर वाले शेल में होता है। ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर में से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क की थोड़ी सी पिक्चर बताने की कोशिश की गई है कि हर लेयर जो है एक हेडर अपना अटैच करती जाती है सेंडिंग के वक्त, और रिसेप्शन के टाइम पे वो सारे हेडर एक एक करके हर लेयर खुद ब खुद रिमूव करती रहती है। उससे रिलेटेड जो लेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो एक्सट्रैक्ट करती है और देन मूव अप कर देती है। फिर अपना अगली लेयर पे आते हैं, यानी रिवर्स प्रोसेस में जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो फिर नेटवर्क लेयर से अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करती है, हेडर हटाती है और बाकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे ऊपर भेज देती है। और चलते चलते फाइनली डेटा जो आपको एप्लीकेशन लेयर पे सिर्फ डेटा ही रह जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या टीसीपी, इसके बारे में मैंने जैसे कि बताया कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल हैं आपके पास, टीसीपी एंड यूडीपी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल
को कहा जाता है ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि पहले नेगोशिएशन करके एक लाइन को लीज करा लेता है कि बस ये पोर्ट मेरे लिए लीज हो गई और अब मैं पैकेट कम्युनिकेशन करना शुरू हो रहा हूँ, बीच में इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए। तो ये इस तरीके से कम्युनिकेट करता है, मोर लाइक अ यूँ कह लें टेलीफोन पे अगर आप बात करें कॉल की, ठीक है। आप एक लाइन लीज करा लेते हो और फिर आप ही बात कर रहे होते हैं इस चैनल पे, बाकी इंटरप्शन नहीं होगी। यूडीपी ऑन द अदर हैंड एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और ये ज़्यादा सुटेबल रहता है जहाँ पे आपको इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि पहले इनिशियल सेटअप हो उसके बाद में डेटा कंटिन्यूस ट्रांसफर हो, ऐसा नहीं है। आप कहते हैं यूडीपी कभी भी डेटा सेंड कर सकता है, तो इट्स मोर काइंड ऑफ एन एसएमएस सर्विस जो आपके फ़ोन में होती है कि आप पैकेट भेज दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कब पहुँचे, साथ पहुँचे, नहीं पहुँचे, मतलब इतना क्रिटिकल नहीं है मामला। तो इसमें कुछ जिसमें आप चाहते हैं कि पैकेट्स के ऑर्डर में कोई फ़र्क ना आए, पैकेट्स कभी भी रिसीव हो जाए, यानी आपकी इतनी हाई प्रायोरिटी नहीं है, आप इतना इनिशियल सेटअप नहीं करना चाहते, तो ईज़ियर या लाइटर ऑप्शन क्या है? यूज़र डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी, ठीक है? उसके बाद है सिक्योर सॉकेट लेयर, एसएसएल। ये बेसिकली प्रोटोकॉल ही है जो आपके कहना चाहिए कि आप देखते हैं कि जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो एक वेबसाइट पे लिखा होता है एचटीटीपी और फिर एक जगह लिखा होता है एचटीटीपीएस, ठीक है। जुबान क्वेश्चन कर सकते हैं आप, मैं इतने कंटिन्यू कर रहा हूँ, फिर आपका क्वेश्चन आता है तो जवाब दे दो। तो सिक्योर सॉकेट लेयर इज अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर सिक्योरिंग connection between web client and web server over an insecure network such as the internet, ठीक है। तो वो जो आप एच और एच करते हैं तो वहाँ पे बैकग्राउंड में यही फ़र्क आता है कि एक में आपका SSL यूज़ हो रहा होता है और एक में SSL यूज़ नहीं हो रहा होता। तो SSL इज़ फॉर मोर सिक्योरिटी पर्पस। और लिंक लोकल मल्टीकास्ट नेम रेजोल्यूशन, ठीक है, इट इज़ सेम एज़ डोमेन नेम रेज़ोल्यूशन। ये आपकी डोमेन नेम को रिज़ॉल्व करता है। डोमेन नेम रेज़ोल्यूशन क्या होती है? थोड़ा-सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि आपने देखा कि हमने अभी तक जितनी भी लैब्स की उसमें कम्युनिकेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेसेस कर रहे हैं, राइट? तो हम कम्युनिकेशन अगर आईपी की बेस पे करते हैं तो वेब ब्राउज़र में ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं लिख देता हूँ कि google.com या facebook.com या youtube.com और मैं वेबसाइट पे पहुँच जाता हूँ। जबकि वेबसाइट तो एक फ़िज़िकल मशीन है, जहाँ पे वो होस्ट हुआ हुआ है आपका सॉफ्टवेयर। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं नाम लिखता हूँ और मैं साइट पे पहुँच जाता हूँ? मुझे तो आईपी पता होनी चाहिए ना। तो वही वाली बात है कि एक लेमैन के लिए आईपी को याद रखना और आईपी की बेस पे कम्युनिकेशन करना मुश्किल है। तो इसलिए बीच में एक और चीज़ ऐड हो जाती है जो कहलाती है डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। और इस डोमेन नेम सर्वर में ये लिस्ट होती है, इन्फॉर्मेशन होती है और आप हर जगह जब भी आप अपनी आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप एक डीएनएस देते हैं, ठीक है? कुछ नोन डीएनएस लोकेशंस हैं और उस डीएनएस का काम क्या होता है कि आप एक नाम से जब गूगल करते हैं तो वहाँ जाता है और उस पे जाके वो चेक करता है कि गूगल के अगेंस्ट उसके पास लिस्ट में कौन-कौन सी आईपीज़ स्टोर हैं। और गूगल सिर्फ़ एक आईपी पे काम नहीं कर रहा, गूगल ने सिर्फ़ 5-6 आईपीज़ दी हैं पाकिस्तान के लिए, फिर इंडिया की आईपीज़ अलग हैं, अफ़गानिस्तान की अलग हैं, अमेरिका की आईपीज़ अलग हैं और आपके ब्रिटेन की आईडीज़ अलग-अलग हैं। तो आपके पास जो आईपीज़ मौजूद होती हैं यानी जो पाकिस्तान की लोकेलिटी में होती है, ये आपको उस पे राउट कर देता है और रीडायरेक्ट कर देता है। तो आप नेम की बेस पे एक आईपी को पिंग कर लेते हैं क्योंकि बीच में एक ट्रांसलेटर सॉर्ट ऑफ बैठा हुआ है जो उस नेम को रिज़ॉल्व कर देता है आईपी के अंदर। तो ये काम कहलाता है डोमेन नेम रेज़ोल्यूशन, ठीक है? बिल्कुल सही है मौज़म, आईपी एड्रेस बिल्कुल बैकएंड पे होता है और ये ज़िम्मेदारी किसके पास चली जाती है? डीएनएस के पास चली जाती है क्योंकि लेमैन ये सारी आईपीज़ और ये सब चीज़ें नहीं जानता। तो उसके लिए तो उसकी ज़ुबान में इंग्लिश में या यूज़र फ्रेंडली वे में कहा जाए, बताया जाता है कि आप इस तरीके से किसी साइट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नेट बायोस वालों की भी नेम सर्विस है, ये भी डीएनएस की तरह ही काम करती है और ये लिंक लोकल मल्टीकास्ट नेम रेज़ोल्यूशन के 2 वेरिएंट हैं, लेकिन दोनों ज़ाहिर-सी बात है, यही पर्पज़ है दोनों का कि नेम को रिज़ॉल्व कर दें। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लैब। ये प्रोटोकॉल वगैरह भी इसमें एक्सप्लेन कर दिए गए, हालाँकि थ्योरी है,
एक्सप्लेन करना नहीं बनता था इस जगह पर। और हमने बेसिक तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था वायरशार्क सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करना। तो कुछ हद तक मैंने एक्सप्लोर किया है, कुछ इसके टास्क है और इसका टास्क लैब टास्क यही था, एक्सप्लोर द आईडी ऑफ वायरशार्क, जो कि हमने कर लिया। और होम टास्क में भी आपको कुछ वायरशार्क से रिलेटेड काम ही करने कि कैप्चर पैकेट ऑफ एनी टू नेटवर्क्स, वाईफाई, लोकल एरिया नेटवर्क या ब्लूटूथ कहीं से भी, अटैच द प्रिंट आउट ऑफ द फॉलोइंग: सोर्स डिवाइस नेम, लेंथ ऑफ पैकेट, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये आप देख लीजिएगा उसके अंदर डिटेल में क्या होगा, सेंडर मैक एड्रेस, और अप्लाई कर लें एनी टू फिल्टर्स, यानी जो जो मैंने आपको करके बताया आप इन्हीं में से अपना होम टास्क भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसी तरह की चीज़ें उसमें फ़िल्टर बना के या इसी तरह से पैकेट सेंड करके आप अपना होम टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, यानी सारी रिक्वायरमेंट इसमें पूरी हुई। ठीक, तो ये है आपका होम टास्क। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रैगमेंट ऑफसेट। इस पे आप थोड़ी सी थ्योरी रिसर्च करके लिखिएगा कि फ्रैगमेंट का ऑफसेट क्या होता है। तो लैब में हमारे पास जैसे मैंने बताया था छोटी ही इतना ही था। तो लैब से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर इस लैब को मैं कंक्लूड करता हूँ। जी क्लास, कुछ आप क्वेश्चन पूछने वाले थे, आई थिंक सुभान कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे। नहीं, जो है मेरा ख्याल से हाँ, सीक्वेंस इसकी डिस्टर्ब नहीं होती। होता ये है कि रिसीव भले से आउट ऑफ ऑर्डर हो, लेकिन सेंड करने से पहले ना उनके साथ एक टैग नंबर लगा दिया जाता है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। और फिर इवेंचुअली जब रिसीविंग एंड पे आते हैं ना, तो वो तब तक आगे फॉरवर्ड नहीं किए जाते जब तक के सारे रिसीव ना हो जाएँ। यानी जब भेजा जाता है तो पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, अ, उसको सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है और कोशिश की जाती है कि सीक्वेंस में ही डिस्प्ले कराया जाए, वरना तो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बेकार हो जाएगी अगर बाद वाली चीज़ पहले आ रही है और पहले वाली चीज़ बाद में आ जाए। तो जब सेंडिंग होती है तो उनके साथ टैग लगा दिए जाते हैं, रिसीव होता है तो उन टैग्स की बेसिस पे जो है उसको पहले अरेंज किया जाता है, मर्ज किया जाता है और फिर सप्लाई किया जाता है। ठीक है? अगर मैं आपको कहूँ आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स की अगर एक बात करता हूँ, तो एक मेरे पास ज़हन में एग्ज़ाम्पल आ रही है कि ऐसी एग्ज़ाम्पल आ रही है कि आपने टॉरेंट किया होगा, ठीक है? टॉरेंट्स में ये होता है कि अगर आपने से एक टॉरेंट पे मैं आपको कहता हूँ, आप एक मूवी सीड कर रहे हैं, ठीक है? अब आपके पास वो मूवी सीड हो रही है, लेकिन वो जो पैकेट्स आपको रिसीव हो रहे होते हैं, वो आउट ऑफ ऑर्डर हो रहे होते हैं, ठीक है? इसको आप ऐसे पता कर सकते हैं कि अगर वो आपको रिसीव हो रहे हैं और अभी आपने देखा से 90% हो चुका है, लेकिन आप बीच में देखते हैं उसकी जो फ्रेगमेंटेशन है, उसमें आपको बीच में कहीं-कहीं रेड लाइन्स नज़र आ रही होती हैं, सब ग्रीन नहीं है। आप कभी उस मूवी को प्ले करके देखें, तो आप जब उसे प्ले करेंगे ना, तो आपको बीच-बीच में से ग्लिचेस या मिसिंग पैकेट्स नज़र आएँगे, जंप्स नज़र आएँगी। बाद औक़ात एक कोई सीन होगा, वो जंप करके आगे चला जाएगा क्योंकि वो पैकेट्स जो हैं, आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हुए थे, ठीक है? तो उसमें कुछ फ़ायदा है आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव होने में, लेकिन आपके लिए वो तब तक काम का नहीं है, जब तक वो रिसीव होने के बाद ऑर्डर में अरेंज ना कर दिया जाए। कनेक्शन लेस में मल्टीपल पाथ्स यूज़ होते हैं। अ, हाँ, हो सकते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल पाथ एक्सेस करते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं यूज़। इट्स लाइक कि आपने कम वही वाली बात मैं कहूँगा, एसएमएस आपने सेंड किया और अगर उसे ब्रेक कर दिया गया मल्टीपल चंक्स में, ठीक है? तो होगा क्या कि आपके यहाँ पे जो है जो नेटवर्क टावर लगे होंगे, अगर आपके एरिया में मोर देन 1 है, तो इस बात की तो गारंटी नहीं है कि हमेशा आपको वो सेम टावर से ही पैकेट दे, ठीक है? हो सकता है एक पैकेट इधर से आ गया और उधर दूसरी मर्तबा कंजेशन थी, तो उसने दूसरा वाला राउट लेके आपको वहाँ से ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है? तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि मल्टीपल पाथ हो सकते हैं और मल्टीपल पाथ लिए जाएँ, ना लिए जाएँ, ये आप उस वक़्त नेटवर्क की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है? एनी मोर क्वेश्चंस क्लास?
ठीक है, तो फिर मैं इस लैब को कंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, तो टिल नेक्स्ट टाइम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।